Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to start our next topic, and the name of the topic is osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation is the regulation or maintenance of water and solutes balance in the bodies of living organisms or in the cells of living organisms. The first subheading of this topic is water relations of cell. As you all know, water is the major solvent in the cells of your bodies, और water is the major solvent of living bodies. ठीक है जी, तमाम के तमाम सोल्यूट्स जो हैं उनको वाटर ने अपने अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है लिविंग बॉडीज़ में. ठीक है जी, आपके सेल्स का भी मेजर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. उसके अंदर वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट्स को अपने अंदर मैक्सिमम उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. ठीक है जी, और आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो डिफाइंड है इन रिलेशन टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है जी, और ये डिफाइंड क्वांटिटी जो है ये डिटरमिन्ड क्वांटिटी है और यही सेल्स के लिए ज़रूरी है इसको मेंटेन करना टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस. ठीक है जी, अब होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं आपकी बॉडीज़ के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर, और सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स पे. ठीक है जी, होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं, कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं. ठीक है, जो कि इस सेल्स के अंदर इस वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं. ठीक है जी, आपका नेक्स्ट जो सब हेडिंग है इस टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन की वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी. अब आपका जो सेल है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को इनकाउंटर कर रहा है, फेस कर रहा है. ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो डाइल्यूट भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल. ठीक है, ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें कि सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर तो आपका सेल जो है उसके कंपैरिजन में जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहेंगे. लेकिन अगर आपका सेल कोई ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट फेस कर रहा है जिसमें कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सेल का जो इंटरनल सोल्यूशन है वो सेम है एज दैट ऑफ इट्स एक्सटर्नल सोल्यूशन. ठीक है, या सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशंस सेम है जो कि सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशंस हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है जी, ये 3 किस्म के सॉल्यूशंस या 3 किस्म के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको. हाइपोटोनिक, दैट इज़ डाइल्यूटेड एज कम्पेयर टू the internal environment of cell, and this environment that is concentrated as compared to the internal environment of cell, it is termed as hypertonic, and the environment that has the same concentration of water and solutes as that of internal environment of cell is rendered as isotonic. ठीक है जी, अगर आपका सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है और उसमें कोई कंट्रोल सिस्टम्स नहीं हैं जो कि वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन रखें, तो आपके सेल को ख़तरा है कि वो ओवर फ्लड हो जाएगा. ठीक है, टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है. वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगा. ठीक है, और आपके सेल के अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा. सेल में जब वाटर आ जाएगा बहुत ज़्यादा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा और वो बर्स्ट भी हो सकता है अगर उसमें टर्जिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ओवर फ्लड हो जाता है. तो ठीक है, तो इस तरह सेल आपका जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है, तो इस सिचुएशन से को मेंटेन को कोप करने के लिए और जो वाटर और सोल्यूट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए आपके सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स पे कंट्रोल सिस्टम्स होम्योस्टैसिस को बरकरार रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेट करते हैं. ठीक है, और सेल को ओवरफ्लड होने नहीं देते. ठीक है, इसी तरह अगर आपका सेल जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है तो आपके सेल के जो सोल्यूशंस हैं, ठीक है, वो डाइल्यूट होंगे एज़ कम्पेयर टू द
एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, तो सेल्स के अंदर से जो वाटर है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इस तरह आपके सेल जो है वो वाटर लूज़ करना शुरू हो जाएगा। वाटर लूज़ करना शुरू हो जाएगा सेल, तो सेल श्रंकन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सिचुएशन इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर सेल, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंपोनेंट जो कि उसके सेल के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी था, अब वो वाटर कंटेंट उसमें से निकल रहा है। सेल जो है वो श्रंकन होता जा रहा है, उसमें से वाटर निकलता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सेल के पास ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये होम्योस्टैटिक या ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है जी, जो कि इन सिचुएशंस से सेल को बचाते हैं। ठीक है जी, ओवर टर्जड होने से भी, ठीक है, बर्स्ट होने से भी और श्रंकन होने से भी। ठीक है जी, आपको नीचे डायग्राम शो की गई है जिसमें आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल रखा गया है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सराउंडिंग्स अगर हों, किसी सेल कोई फेस कर रहा हो हाइपोटोनिक सराउंडिंग्स, तो उसकी शेप आपको दिखाई दी है कि सेल काफ़ी टर्जड हो गया है। ठीक है, और आपको हाइपरटोनिक एक सॉल्यूशन में भी सेल रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सेल की शेप जो है वो डिशेप वो हो गया है, श्रंकन हो गया है। ठीक है जी, और आपको तीसरी डायग्राम जो बी डायग्राम है उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिखाया गया है, जिसमें सेल ने की नॉर्मल शेप जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है जी, ये तीनों जो कंडीशंस हैं इसमें इन्होंने ऐसा सेल दिखाए हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर तो सेल ऑस्मोरेगुलेट कर रहा हो तो वो अपने आप को टर्जड या श्रंकन नहीं होने देता। ठीक है जी, आपकी जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन्स पे ऑस्मोरेगुलेटरी जो है सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो कि ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। ठीक है, और आपके सेल्स के वाटर और सोल्यूट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं for the cell to perform its normal function. Next topic is osmoregulation in plants. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर और सोल्यूट्स की जो मेंटेनेंस है, रेगुलेशन है, वो किस तरह से होती है। तो पहला टॉपिक जो है आपका वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट हैबिटेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है जी, हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकता है किसी प्लांट का। ठीक है, मॉडरेट भी हो सकता है जिसमें कि वाटर की सप्लाई जो है वो मॉडरेट हो। ठीक है, वाटर मॉडरेटली अवेलेबल हो, और स्वेयरली ड्राई कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है जी, अब जो प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि वाटर जिनकी जो है वाटर प्लांट्स होते हैं, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो प्लांट्स मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहते हैं उनको हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं, और जो बिल्कुल ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अब ये तीनों किस्म के जो आपने देखे हैं प्लांट्स, ठीक है जी, इनको वाटर की अवेलेबिलिटी के हवाले से इनको क्लासीफाई किया गया है 3 क्लासेस में। ठीक है, और तीनों के पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं टू ऑस्मो रेगुलेट, टू मेंटेन देयर वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन। अच्छा जी, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अच्छा जी, अब जो हाइड्रोफाइट्स हैं, क्योंकि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको हर वक्त ओवर फ्लडिंग का ख़तरा है। ठीक है, उनके सेल्स को, क्योंकि उनके वाटर की अबंडेंस है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, वाटर हमेशा जो है, अगर वो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं तो वाटर जो है वो अब बाहर से अंदर सेल्स के अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और सेल्स जो हैं उन्होंने इस फ्लडिंग से बचना है, इसके लिए उनके पास डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है जी, जिसके और जो इसमें हाइड्रोफाइट्स ने जो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किए हैं उनमें उनका ये है कि उनके लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होता है। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन क्या होती है जी? एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। ठीक है जी, तो उनके लीव्स का सरफेस एरिया बड़ा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है जल्दी वाटर जो है वो ट्रांसपायर होगा उनमें से, क्योंकि उन्होंने ओवर फ्लडिंग से बचना है, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करना है। ठीक है, इसके अलावा उनकी अपर सरफेसेस पे एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो लूज़ कर सकें वो। ठीक है, स्टोमेटा का आप लोगों को पता होगा कि ओपनिंग्स होती हैं लीव्स पे भी, ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनमें,
तो वाटर के रिमूवल के लिए और गैसेस की एंट्री के लिए ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टोमेटा भी हाइड्रोफाइट्स में ज़्यादा होंगे और अपर सरफेस पे ज़्यादा होंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर रिमूव किया जा सके और सेल्स को ओवरफ्लड होने से बचाया जा सके। तो ये थी अडेप्टेशन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मीज़ोफाइट्स, ठीक है। मीज़ोफाइट प्लांट्स जो हैं दे हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, जब इनको वाटर की सफिशेंट सप्लाई होती है, ठीक है, इनफ सप्लाई इनको वाटर की मिल रही होती है, तो इनके स्टोमेटा जो हैं वो खुले रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको ट्रांसपायर किया जा सके, उससे जो है वो निजात हासिल की जा सके ताकि सेल्स जो हैं वो ओवरफ्लड ना हो। जबकि रिस्ट्रिक्टेड वाटर की जब सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है तो ऐसे केस में इन्होंने अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है जी। तो उस केस में भी अपने स्टोमेटास जो हैं वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं आपको मीज़ोफाइट्स की, ब्रासिका प्लांट, रोज़, मैंगो, ये सारे जो हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, टेरेस्ट्रियल ड्राई कंडीशंस में रहने वाले प्लांट्स हैं और इनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है जी। तो इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस होंगी कि वाटर को कम से कम जो है वो ज़ाया होने दें और वाटर को कंजर्व करें, ठीक है जी। इनमें ऐसी अडेप्टेशन हैं जो कि ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करेंगी। ज़्यादातर जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, स्मॉल होते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया कम से कम हो सके और जो ट्रांसपायरेशन है वो कम से कम हो, ठीक है जी। इनकी क्यूटिकल जो है वैक्सी सी लेयर होती है, ठीक है। लीव्स के ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है, वो काफ़ी थिक होती है ज़ीरोफाइट्स में और वैक्सी और लेदरी होती है, ताकि जो है वो एक इंसुलेशन लेयर बना ले और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करे। इसके अलावा इनमें स्टोमेटास जो होते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं लीव्स के और संकन होते हैं, मतलब कि डिप्रेशंस में लोकेटेड होते हैं, ताकि कम से कम वो इन्वायरमेंट को उनका एक्सपोजर और कम से कम जो है वो ट्रांसपायरेशन हो उनके थ्रू। कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि कैक्टस है, ड्राइएस्ट सीज़न में अपने लीव्स को शेड कर देता है ताकि ट्रांसपायरेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके कम्प्लीटली, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में इनकी जो स्टेम्स हैं दे एक्ट एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। स्टेम ऑफ कैक्टस इज़ ग्रीन, ठीक है, तो वो फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करती है। लीव्स तो ये अपने ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को कम्प्लीटली रोका जा सके, क्योंकि पानी तो मिल नहीं रहा और सर्वाइवल के लिए पानी ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी को बचाने के लिए ये लोग अपने लीव्स शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो और वाटर का लॉस जो है वो उसको बंद किया जा सके। जबकि रेनी सीज़न में इनकी जो स्टेम है उसके अंदर एक और अडेप्टेशन है कि वो वाटर को स्टोर कर लेती है, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है जी। इसीलिए वो स्टिकी और गमी सी नेचर होती है इसकी स्टेम को आप तोड़ें तो आपको अंदर से स्टिकी गमी सा मटेरियल जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि वाटर जो है उसने अपने अंदर स्टोर किया होता है, ठीक है, फॉर ड्राई कंडीशंस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।